वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं, वैल्यू पास करा सकते हैं, सब कुछ करा सकते हैं। अब एक नया फंक्शन बनेगा और उस फंक्शन का नाम है एनोनियस फंक्शन। और यह क्या कहता है, एनोनियस फंक्शन क्या कहता है, एनोनियस फंक्शन अलाउड टू क्रिएशन ऑफ फंक्शन विच हैव नो स्पेसिफाइड नेम। ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होता है। और इसमें क्या क्या कर सकते हैं, कैन बी स्टोर ए वेरिएबल, वेरिएबल भी स्टोर कराइए, कैन बी रिटर्न ए फंक्शन, फंक्शन को रिटर्न कराइए, कैन बी पास ए फंक्शन, और फंक्शन को पास कराइए। कहने का मीन्स क्या होता है, एनोनिमस फंक्शन उसको कहते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता। ये तो हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन बना। अगर हमने जो नाम दिया हुआ डाटा, अगर आप इसको हटा देंगे तो ये कौन सा फंक्शन बन जाएगा, एनोनिमस फंक्शन बन जाएगा जिसमें फंक्शन का कोई नाम नहीं होता। रन कीजिए, ऑल हो रहा है। आप चाहें तो इसमें पैरामीटर वगैरह भी पास कर सकते हैं। कैसे, यहां मैंने a, b दो पैरामीटर दिए और इन दोनों की वैल्यू को गेट भी कराया, 10, 20 मिल रही वैल्यू। इसी को एनोनिमस फंक्शन कहा गया है जिसमें कोई फंक्शन का नाम नहीं होता है और पूरा का पूरा फंक्शन एक वेरिएबल में साइन होता है। इसमें वैल्यू रिटर्न भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। इन्होंने कहा इस फंक्शन को और छोटा कीजिए। अगर आप इस फंक्शन को और छोटा करते हैं तो एक नया फंक्शन बन जाता है। और छोटा क्या कर सकते हैं, इसमें से फंक्शन नाम के कीवर्ड को हटाओ। तो नेक्स्ट फंक्शन का नाम है एरो फंक्शन। और एरो फंक्शन क्या करता है, एरो फंक्शन फंक्शन एक्सप्रेशन हैज ए शॉर्टर सिंटैक्स कंपेयर टू फंक्शन एक्सप्रेशन। मतलब फंक्शन एक्सप्रेशन की कंपेयर में इसका जो सिंटैक्स होता है शॉर्ट होता है एरो फंक्शन का। और इसको एरो क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू ग्रेटर देन का साइन आता है। इसमें ना तो फंक्शन नाम का कीवर्ड होता ना फंक्शन का नाम होता, और ये एरो लगाया जाता है। कैसे, फंक्शन नाम के कीवर्ड उठाओ और यहां पर एरो लगाओ, बन गया एरो फंक्शन। इसको एरो फंक्शन बोलो या फैट एरो फंक्शन बोलो, बात एक ही है। और वो इसमें आप चाहें तो वैल्यू पास कर सकते हैं, आप चाहें तो वैल्यू को रिटर्न भी करा सकते हैं। मैं वैल्यू रिटर्न करके दिखा देता हूं। सेम चीज कॉपी की और मैंने यहां से रिटर्न कराया हेलो, एक टेक्स्ट मैसेज रिटर्न करा दिया। और वैल्यू रिटर्न होने के बाद किसी एक वेरिएबल में गेट करनी पड़ेगी, लेट डाटा इज इक्वल टू, ये फंक्शन कॉल हुआ तो वैल्यू रिटर्न होगा कहां गई, और कंसोल डॉट लॉग करेंगे डाटा को तो यहां पर हेलो प्रिंट हो रहा होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, एरो फंक्शन या फैक्ट एरो फंक्शन, लिख लें। इसको या तो एरो फंक्शन बोलेंगे या फैक्ट एरो फंक्शन, बात ही की। बस इसमें ना तो फंक्शन नाम का कीवर्ड होता है ना फंक्शन का नाम होता है, इज इक्वल टू ग्रेटर देन से एरो बनता है।
ठीक है भाई, क्या ये सिंटेक्स और छोटा हो सकता है? अगर और छोटा करेंगे तो ये एरो फंक्शन ही रहेगा, एरो फंक्शन के अलावा चेंज नहीं होगा। कैसे? इसी को कॉपी करता हूं और ये कहता है कि अगर आपने यहां से एक वैल्यू भेजी है, इसको ब्रैकेट को लगाओ या न लगाओ ऑप्शनल होता है, ये एक्स में वैल्यू मिल गई होगी। यहां से अगर एक आर्गुमेंट की वैल्यू भेजी है तो यहां ब्रैकेट लगाए ना लगाए ऑप्शनल होता है, और अगर आपके एक से ज्यादा वैल्यू है तो उसके लिए आपको ब्रैकेट लगाना मस्ट होगा। ये ब्रैकेट ऑप्शनल किसके लिए होता है? एक पैरामीटर के लिए। अगर मल्टीपल पैरामीटर है तो आपको ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा। बस इतना शॉर्ट हो सकता है, इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं होगा। ठीक है, एक पैरामीटर आ रहा है तो ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ ऑप्शनल है, और मल्टीपल पैरामीटर आएंगे तो आपको ब्रैकेट लगाना ही होगा। ठीक है, चले आगे। यहां पर एक फंक्शन और है हमारा, और उस फंक्शन का नाम है IIFE फंक्शन। IIFE फंक्शन का नाम ये होता है इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। लिख लेंगे इसको। ये क्या करता है? इज ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट रन एज सून एज इट डिफाइंड। तो जैसे इसको डिफाइन करते हैं वैसे ये कॉल हो जाता है, और इस फंक्शन में आप वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकते। बाकी सारे काम होंगे बट इसमें वैल्यू रिटर्न नहीं हो सकती। इसको बोलते हैं IIFE फंक्शन। इसके दो एग्जाम्पल बताता हूं मैं। यहां पर मैंने एक फंक्शन बनाया, इसमें फंक्शन का नाम नहीं देना, console.log में लिखा हेलो यूजर्स। इस पूरे फंक्शन को आपको एक ब्रैकेट में डालना होता है, और उस ब्रैकेट का नाम होता है राउंड ब्रैकेट। इस पूरे फंक्शन को राउंड ब्रैकेट ओपन, राउंड ब्रैकेट क्लोज, तो इसी राउंड ब्रैकेट से कॉल होता है।
जब डिफाइन किया तुरंत कॉल हो गया, तो ब्रैकेट में डालना होगा, ब्रैकेट से कॉल होगा, कॉल हो रहा होगा। अब अगर आप इसमें पैरामीटर पास करना चाहें तो पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। मैंने अब लिखा a, b, तो यहाँ पे 10, 20 और ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही होगी a, b, बट इसमें वैल्यू रिटर्न नहीं हो सकती है, ठीक है, इसमें वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते, पैरामीटर पास कर सकते हैं लेकिन वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। इसी का नाम है IIF, जैसे इसको इनिशियलाइज किया तुरंत कॉल, जैसे डिफाइन किया तुरंत कॉल। ये जी आपके फंक्शन सारे, अभी और भी बचे हुए हैं, अभी कॉल बाय फंक्शन, कॉल बैक, बहुत सारे हैं, तो आगे आएंगे। हाँ भाई आगे। और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे जो क्लास है ये खुद एक फंक्शन है, मतलब उप्स वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जो क्लास है ये खुद एक फंक्शन है, इसलिए इस क्लास के अंदर जितने भी मेंबर, जितने भी मेथड प्रॉपर्टीज बनेंगी, मेथड मींस फंक्शन, प्रॉपर्टीज मींस वेरिएबल। तो वेरिएबल से पहले ना तो लेट लगाना, ना वेल लगाना, ना कॉन्स्ट लगाना। मेथड से पहले ना फंक्शन लगाना है, क्योंकि क्लास खुद फंक्शन है। एक क्लास में मल्टीपल मेंबर हो सकते हैं, अगर आपको उनमें से किसी मेंबर को एक्सेस करना है तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो आप क्लास के किसी मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। क्या सिंटैक्स होता है? क्लास बनाने के क्लास नाम पे एक कीवर्ड, क्लास का जो नाम रखना है वो आइडेंटिफायर की हेल्प से रखना है। इसके अंदर कितने भी मेंबर हो सकते हैं, कितनी प्रॉपर्टीज हो सकती है, कितनी मेथड हो सकते हैं। मेंबर 1, मेंबर 2, कितने भी डाल सकते हो। अब अगर इसके मेंबरों को एक्सेस करना है तो पहले आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाने न्यू नाम का कीवर्ड और क्लास का जो भी नाम होगा उसकी हेल्प से बनेगा। तो इसको एक वेरिएबल में ऐड कर लो और इस वेरिएबल की हेल्प से आप सारे मेंबरों को एक्सेस कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट रहेगा इसका। लिखिए सिंटैक्स को।
यहां मैंने क्लास बनाई, क्लास का नाम दिया माई क्लास, और इस क्लास के अंदर पहला मेथड बनाया मैंने गेट डाटा। जितनी मेथड बनेंगे आपको फंक्शन नाम का कीवर्ड यूज नहीं करना। कंसोल डॉट लॉग, मैंने कहा गेट डाटा कॉल्ड, मैंने एक और मेथड बनाया शो, मुझे लिखा कंसोल डॉट लॉग शो कॉल्ड। अब इनको एक्सेस करना है तो पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यहां पे ऑब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट किससे बनेगा, लेट obj इज इक्वल टू न्यू नाम का कीवर्ड माई क्लास। अब मैंने obj की हेल्प से पहले मेथड का नाम क्या है वो कॉल कर दिया, obj की हेल्प से दूसरा कॉल क्या है सो कॉल हो गया, दोनों मेथड कॉल हो रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे दो पैरामीटर दिए a कॉमा b। अब इनकी वैल्यू पास कहां से करनी पड़ी, जहां से कॉल हो रहा है, कॉल कहां से हो रहा है, यहां से कॉल हो रहा है 50,70 मिल रही है। अब मुझे क्या करना है, इसी वैल्यू को जो यहाँ पे ए बी की वैल्यू है, मुझे इस वैल्यू को इस शो वाले के पास लेके आना है। लेकिन मुझे न तो यहाँ कोई आर्गुमेंट पास करना है यहाँ पर, और न कोई पैरामीटर पास करना है, वही वैल्यू चाहिए जो इसके पास है। आप क्या करेंगे, पहले करंट वैल्यू को पॉइंट करेंगे दिस कीवर्ड के साथ। दिस कीवर्ड का काम क्या होता है, करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना। तो जब क्या करेंगे दिस डॉट ए, इसमें ए की वैल्यू डाल दो, दिस डॉट बी, इसमें बी की वैल्यू डाल दो। मतलब हमने ए और बी की वैल्यू को पॉइंट कर दिया किसके साथ, दिस कीवर्ड के साथ। तो जैसे ये पॉइंट हुई तो ये वैल्यू जो है पूरी क्लास के लिए वैलिड हो गई, आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पे एक्सेस करनी है, कॉमा लगाया या डैश लगाया, दिस डॉट ए कॉमा दिस डॉट बी, चेक करो जी वैल्यू मिल गई होगी, पूरी क्लास में कहीं भी एक्सेस हो सकती है वो वैल्यू, लिख लें। तो दिस कीवर्ड का काम है करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना, करंट वैल्यू को पॉइंट करना।
ठीक है भाई। यहां पर एक क्लास में एक कंस्ट्रक्टर भी होता है। ये तो मेरे यूजर डिफाइंड मेथड थे। कंस्ट्रक्टर जो हमारा प्री डिफाइंड मेथड होता है, और एक क्लास में केवल एक ही कंस्ट्रक्टर होगा। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? कंस्ट्रक्टर का काम है कि जैसे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर सबसे पहले ऑटोमेटिक कॉल होता है, उसको कॉल नहीं करना होता। तो मैंने यहां पर यही क्लास ली, और इस क्लास में मेरा एक मेथड है शो, और मैंने शो के बाद में कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर नाम का कीवर्ड, और मैं लिखा console.log कंस्ट्रक्टर कॉल। कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अब मुझे इस क्लास का क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। लेट obj इज इक्वल टू न्यू नाम का कीवर्ड, क्लास का क्या नाम है? तो देखो जी, जैसे ऑब्जेक्ट बना सबसे पहले ये कॉल हुआ होगा, चेक करें, कॉल हुआ। और बाकी के जो मेथड होंगे इनको बनाना, कॉल कराना पड़ेगा। obj डॉट सो। इस कंस्ट्रक्टर से क्या पता चल रहा है भाई? अगर आपको क्लास में कोई चीज पहले एग्जीक्यूट करनी है तो वो कंस्ट्रक्टर में ही देनी होगी। जैसे हमारा कोई भी डाटाबेस की क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है आपको, तो सबसे पहले कनेक्शन करना पड़ेगा। तो कनेक्शन के जो क्वेरी लिखा जाएगा वो कंस्ट्रक्टर में लिखा जाएगा। बाकी आप अलग अलग मेथड बना दो भाई, डाटा क्रिएट करना है, रीड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, लेकिन कंस्ट्रक्टर में कनेक्टिविटी चाहिए आपको। सबसे पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्टर बना दो आप उसको, लिख रहे हैं। ये सबसे पहले कॉल होता है। यहां पर डेस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं होता। डेस्ट्रक्टर वैसे एक्चुअली में सबसे लास्ट में कॉल होता है, लेकिन यहां पर डेस्ट्रक्टर नहीं है, तो कंस्ट्रक्टर ही होता है। ठीक है, चलिए आगे। अब मैंने इस कंस्ट्रक्टर में दो पैरामीटर दिए x, y, और मुझे इनकी वैल्यू को यहाँ पे गेट करना है। अब इनकी वैल्यू पास कहाँ करनी पड़ेगी?
ये तो कॉल हुआ नहीं मेरा, तो कॉल एक्चुअल में इसी से तो हो रहा है, तो क्यों ना मैं इसके अंदर वैल्यू पास कर दूं 50,70, तो 50 जाएगा x में, 70 जाएगा y में। अगर इस वैल्यू को लेके जाना है आपको इस वाले के पास, तो यहाँ पे दिस कीवर्ड के साथ पॉइंट कर देना, ऊपर वाले मेथड में मिल जाएगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर में अगर कोई पैरामीटर है तो उसकी वैल्यू कहां पास करनी पड़ेगी, जहां से ऑब्जेक्ट बनाया वहां से पास करनी पड़ेगी। ठीक है जी, इसको बनाइए कमेंट। यहां पर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इनहेरिटेंस का। एक्चुअली इसकी मेरी पीपीटी नहीं है, मेरे पास पीएचपी की पीपीटी है, मैं उसी में दिखाता हूं इनहेरिटेंस क्या होता है। The mechanism of deriving a new class from an old one is called inheritance। मतलब पुरानी क्लास जब न्यू क्लास में इनहेरिट होती है तो इसकी सारी फंक्शनलिटी इसमें आ जाती है। कैसे? यहाँ पेरेंट क्लास को बोलते हैं हम, पेरेंट क्लास बोलो, बेस क्लास बोलो या सुपर क्लास बोलो, बात देखिए। चाइल्ड क्लास को बोलते हैं ड्रिविंग क्लास, एक्सटेंड क्लास या सब क्लास। ये मेरी पेरेंट क्लास है, ये मेरी चाइल्ड क्लास है। पेरेंट क्लास का नाम फादर है, इसके बाद कुछ मेथड है, होम है, मनी है, बिजनेस है। चाइल्ड क्लास का नाम सन है, इसके पास BMW जॉब है। जब ये क्लास इस क्लास में इनहेरिट होगी तो होम भी इसके पास आ जाएगा, मनी भी इसके पास, बिजनेस भी इसके पास। इसका ऑब्जेक्ट बनाइए और आप चाहें तो इसके मेथडों को एक्सेस करें, आप चाहें तो इसके मेथडों को एक्सेस करें। यहां पर इनहेरिट करने के लिए आपको एक एक्सटेंस नाम का कीवर्ड यूज करना होता है। इनहेरिटेंस जो होती है हमारी, वैसे तो 4 टाइप की होती है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होती है। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, कितने भी लेवल बना सकते हैं। सिंगल का मतलब एक क्लास दूसरी क्लास में, मल्टी लेवल का मतलब पहली क्लास दूसरी में, दूसरी तीसरी में, तीसरी चौथी में, चौथी पांचवी में, कितनी भी लेवल बना सकते हैं। और हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक क्लास होती है पेरेंट, अब इसके 3 क्लास बना दी। पेरेंट को तीनों क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, जिसको फंक्शनलिटी चाहिए उसका ऑब्जेक्ट बनाइए और उसके थ्रू पेरेंट की फंक्शनलिटी को एक्सेस कीजिए। लेकिन हम यहाँ पे इसको नहीं पढ़ेंगे, हमारे दोनों से काम चल जाएगा। आइए, तो मैंने क्लास बनाई, क्लास, और इस क्लास का नाम कर दिया ए। इस ए वाली क्लास के पास 2 मेथड हैं, एक शो और हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग शो कॉल्ड। एक मेथड और है फन, हमने कंसोल डॉट लॉग फन कॉल्ड।
यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई क्लास बी, एक्सटेंड कराया ए को, इसकी अपनी खुद की कुछ फंक्शनलिटी होगी, प्रॉपर्टी होगी, मेथड होंगे। यहाँ पे इसका नाम कर दिया डिस्प्ले या गेट डाटा, और यहाँ पे किया कंसोल डॉट लॉग गेट डाटा कॉल। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाओ बी का, लेट obj इज इक्वल टू न्यू नाम का कीवर्ड और बी, और इस obj की हेल्प से सारे मेथड कॉल कराओ। सो obj डॉट फन और obj डॉट गेट डाटा, यही हमारी सिंगल इनहेरिटेंस, तीनों कॉल हो रहा है। लिखें क्या हुआ? हेलो सर। सर डिस्ट्रक्टर का क्या यूज होता है? डिस्ट्रक्टर होता ही नहीं यहाँ पर। नहीं सर, उससे पहले जो बताया था। कंस्ट्रक्टर। हाँ सर, उस दूसरा तो बताया था, यूज क्या होता है डिस्ट्रक्टर का? कंस्ट्रक्टर का मतलब है ऑटोमेटिक कॉल होना, एक प्री डिफाइंड मेथड है क्लास का, और जैसे ही उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। अच्छा, वो तो बता दिया आपने, लेकिन डिस्ट्रक्टर का यूज क्या होता है ये नहीं पता। डिस्ट्रक्टर का मतलब है वो सबसे लास्ट में कॉल होता है। जैसे ही आपका क्लास के अंदर सारे मेथड कॉल हो जाएंगे उसके बाद में कॉल होगा। तो अगर उस डिस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उसके अंदर ऐसी चीजें रखनी होती है जो लास्ट में कॉल होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप फाइल सिस्टम पर काम कर रहे हो, तो फाइल सिस्टम पर काम कर रहे हैं तो फाइल को ओपन करना पड़ेगा, बीच में काम करना पड़ेगा, फाइल को क्लोज भी करना पड़ेगा। तो क्लोजिंग जो रखनी होगी वो डिस्ट्रक्टर में रखो, अपने आप क्लोज हो जाएगा वहां पर। जैसे हमारा काम होगा उसके बाद क्लोज हो जाएगा। तो डिस्ट्रक्टर में वैसी चीज रखनी होती है जो सबसे लास्ट में कॉल करानी होती है आपको, और कंस्ट्रक्टर में वैसी चीज रखनी होगी सबसे पहले कॉल करानी होती है। ओके सर। अब यहाँ पे बात आती है कि जो हमारा पेरेंट क्लास है, अगर इस पेरेंट क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर होता है, बनाया मैंने, तो कंसोल डॉट लॉग मैं लिखा ए कंस्ट्रक्टर कोड, तो यहां पर देखेंगे, इसको हटाओ, जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट मैंने किसका बनाया? बी का, लेकिन पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो चुका होगा, कॉल हो गया। और अगर मैं पेरेंट में से कंस्ट्रक्टर को कट करता हूं, चाइल्ड में डालता हूं, वैसे रूल तो यही है कि जिसका ऑब्जेक्ट बनता है उसी का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है। लेकिन यहाँ पे पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास में इनहेरिट हो रखी है, तो अगर आप चाइल्ड क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाते हैं
तो ये कॉल नहीं होगा। चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या कह रहा है जी? वो कह रहा है कि पहले हमारे पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कराओ, हम तभी कॉल होंगे। ये कौन सी कंडीशन में होता है? जब क्लास इनहेरिट होती है। अगर क्लास इनहेरिट नहीं होती तो कॉल हो जाता। अब ये तो सुपर कीवर्ड से हो जाएगा। बताया ना भाई, सब सुनो। तो यहाँ पर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कहता है सबसे पहले आपको पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा, और पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर हुआ तो कैसे कॉल होता है? सुपर नाम के मेथड से। तो अगर हुआ तो कॉल हो जाएगा, नहीं होगा तो ये खुद कॉल हो जाएगा। चेक करें, अभी तो है नहीं, अभी ये खुद कॉल होगा। अगर बाई चांस में पेरेंट में भी कंस्ट्रक्टर डाल देता हूं तो यहां पर पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। बात समझ में आई? लिख लें। अगर क्लास इनहेरिट हो रही है, अगर आप चाइल्ड में कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो आपको सुपर नाम का मेथड यूज करना होगा, और सुपर नाम के मेथड का काम है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कराना। ठीक है। अब यहाँ पे इसी प्रोग्राम में देखिएगा, इस कंस्ट्रक्टर पे x, y दो पैरामीटर है। मैंने यहां से यही से वैल्यू देनी पड़ेगी 40, 50, ये वैल्यू मेरी यहां मिल रही होगी, x, y। अब मुझे इस वैल्यू को ओबीजे डॉट फन के पास लेके जाना है। कैसे जाएगी? तो आप सोचिए दिस कीवर्ड के साथ इसको मर्ज कर दें, जब यहाँ पर गेट कर ले, नहीं यहाँ पे तो गेट कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो क्लास अलग है, ये क्लास अलग है। तो दिस कीवर्ड तो केवल एक क्लास में काम करता है, दूसरी क्लास में तो काम करेगा नहीं। तो क्या कर सकते हैं?
एक काम कर सकते हैं, पहले इस वैल्यू को पास कराओ सुपर के थ्रू इस वाले कंस्ट्रक्टर। तो ये वाला कंस्ट्रक्टर किससे कॉल हो रहा है? सुपर से कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे x कोमा वाई ये कहां मिलेंगे? a कोमा b में। देखो पेरेंट कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पहुंच चुकी होगी, पेरेंट में पहुंच गई। जब पेरेंट में पहुंच गई तो ऊपर वाली क्लास में पहुंच गई, तो दिस कीवर्ड के साथ बाइंड कर दो, मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से एक क्लास से दूसरी क्लास में वैल्यू भेजनी है तो सुपर मेथड के थ्रू ही जाएगी, और कोई तरीका नहीं। लिख लें। सर एक बार और समझा दें। मतलब इस कंस्ट्रक्टर के पास कोई वैल्यू थी एक्स वाई की, मैंने प्रिंट करा दी। मुझे क्या करना था? इस वैल्यू को ऊपर वाली क्लास में लेके जाना था। ऊपर वाली क्लास किससे कनेक्ट है? इस सुपर से तो कॉल हो रहा है कंस्ट्रक्टर। तो मैं क्या करूंगा? इस वैल्यू को इस सुपर में डाल दूंगा एज ए आर्गुमेंट, और एज ए पैरामीटर मैंने यहाँ पे गेट कर लिया, वही वैल्यू मिल गई। ये देखो मिल रही, मिल रही। और जब इस वाली क्लास में वैल्यू पहुंच गई तो दिस कीवर्ड के साथ बाइंड कीजिए, इस वाले मेथड में गेट करो, इस वाले मेथड में गेट करो, कहीं भी गेट कर सकते हैं आप। हो गया?